अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं डॉक्टर अमजद बुखारी। आज एग्री बिज़नेस में हमारे मेहमान हैं साकिब अली अतील साहब, जो सेक्रेटरी हैं ज़राअत के जनूब पंजाब के। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम इन द शो। आपसे ये पूछेंगे कि आप के आने के बाद ज़राअत के शोबे में बड़ी तब्दीली आई और हम काफ़ी बेहतरी महसूस कर रहे हैं। तो आपने यहाँ आके सीखा या आपको आपके आबा अजदाद ज़राअत से वाबस्ता थे? पहले आपको नो हाउ थी कि ज़राअत क्या है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, या कोई एम और ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे? कैसे बेहतरी आई? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इस मौजूद बात करने के लिए, और आपके कमेंट्स का भी शुक्रिया। सच्ची बात तो ये है कि हम साउथ के लोगों का ये खून में रच बस चुका है ज़राअत, और इतने सदियों से देखें 3000 साल पहले मोहनजोदारो कबल मसीह मोहनजोदारो में हमें ये मिलता है कि कपड़े मौजूद थे। हमें पता है कि मोहनजोदारो वादी नील दुनिया की अमीर तरीन वादी थी, तो ज़राअत के सर पे ही थी। और मेरी जहाँ तक ज़ाती बात करें तो मैं बचपन मेरा देहात में गुजरा, मैं पैदा भी देहात में हुआ था। अरसा दराज तक मेरे ग्रैंड फादर और फादर ज़राअत से वाबस्ता रहे जब तक उनके बस में रहा। फिर जब वो नहीं कर सके तो दे सोल्ड आउट देयर लैंड्स। तो मैं समझता हूँ कि मैं उस ज़माने में जब वो करते थे मैं भी साथ देखता था, मुलाजिम काम कर रहे होते थे, दादी कैसे कर रहे होते थे, तो एक एक्सपीरियंस वो था। सेकंड ये था कि हमारी जब ट्रेनिंग हुई ये SMC वगैरह, तो उसमें एक न्यूट्रिशन रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाया गया, जिसकी वजह से मेरे जहन में ये बात आई कि हमें अपनी फूड पे ज़रा सोचना चाहिए। मुझे अपनी खास तौर पे ज़ाती फूड पे पहले सोचना चाहिए, मैं अपनी फैमिली की फूड पे। तो मैंने जब फूड को स्टडी करना शुरू किया, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि दुनिया में एग्रीकल्चर डिफरेंट डायमेंशन में जा रही है, हम डिफरेंट में जा रहे हैं। हम ये देख ही नहीं रहे कि दुनिया इस वक्त कहाँ क्या डिमांड कर रही है, क्या फ्यूचर मार्केट्स हैं, क्या होने वाला है, और हम जो है ना वो एक 50 साल से एक रट पे चल रहे हैं। इन सब बातों से जब मुझे सेक्रेटरी लगाया गया तो मेरे लिए खुश कुन मरहला था। तो मेरे जहन मुझे क्लियर था मैंने क्या करना है। तो लिहाजा जब मैं आया तो एक हद तक हिम्मत क्लियर थी, बाकी वो निटी ग्रिटी जो डिटेल थी वो आस्ता आस्ता मैं लर्न करता चला। अच्छा, ये भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप आए बतौर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और आपको कंटिन्यू करने का मौका मिल गया, वरना बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र्स होते हैं। अभी आप समझने में वक्त गुजार रहे होते हैं और पता लगता है कि ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन आपकी यहाँ मौजूदगी और इस खित्ते में मौजूदगी यहाँ के काश्तकारों के लिए ब्लेसिंग है। तो काश्तकार भी इस बेहतरी को महसूस कर रहे हैं और वो जो कमेंट्स हैं और कम्प्लीमेंट्स हैं आप तक पहुँच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ जी हमारे साउथ पंजाब की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर सेक्रेटेरिएट बनाया गया। ठीक है, सेक्रेटेरिएट बनाया, और क्योंकि मैं ये समझता हूँ बतौर सेक्रेटरी मुझे लाहौर भी बिठा देते ना, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि कॉटन ख़ास तौर पे आप बात करें तो कॉटन तो है ही साउथ की, अब रह गई है। तो ये एक बड़ा स्टेप गवर्नमेंट का था, और मुझे सेक्रेटरी लगाना भी। और जहाँ तक काश्तकारों की बात है तो मैं तो फील्ड में चूँकि होता हूँ, कमेंट्स भी मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, बेपना कमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं आजकल। शुरू में तो बड़ा क्रिटिसिज्म था, तो मैं चूँकि मॉनिटर करता रहता हूँ, एक मेरा IT से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है। ठीक है। तो लेकिन फील्ड में जो मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ जो चेहरों पे खुशी होती है काश्तकारों के, मेरे लिए वो एसेट होता है। अच्छा, कपास पे तो ख़ास तौर पे आपने फोकस किया और कपास में बड़ी बेहतरी लाए, उसमें IPM पे भी काफ़ी काम हुआ है और बाकी शोबों में भी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है ज़ाहिर है इस वक्त जो है फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का एक बड़ा इशू बन के उभर रहा है, और मेरा ख्याल है कि आइंदा दिनों में वही ममालिक ही सस्टेन करेंगे जो फूड सिक्योर होंगे, और जहाँ फूड इनसिक्योरिटी होगी वहाँ मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारे पास जो है ज़्यादा फोकस गंदम पर, चावल पर, दालों पर होता है। गंदम तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई। तो ये आप क्या फ़ील कर रहे हैं कि देखें हम गंदम की अच्छी फसल लेने के बावजूद भी गंदम दरामद कर रहे थे, तो हम अपने आप को फूड के हवाले से सिक्योर महसूस करें या अभी इनसिक्योरिटी का मसला है? सर बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया, और ये मैं ये समझता हूँ दो इश्यूज ऐसे हैं जो बराह रास्त फूड से रिलेटेड है लेकिन कंप्लीटली इग्नोर्ड है। अच्छा। नंबर 1, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग कंट्रोल ऑफ इट। और सेकंड जो है ना, हमारा जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है। मैं ये समझता हूँ, या कंज्यूमेबल वाटर कह रहे, इवन एग्रीकल्चर में भी आपको कंज्यूमेबल वाटर चाहिए, तो एक हद तक ही होता है, वरना अगर उसकी TDS ज़्यादा तो नहीं होगा। तो ये दो थ्रेट्स ऐसी हैं जो बराह रास्त हिट कर रही हैं, लेकिन हम उसे जिसे कहते हैं ना एक लेवल पे उसे हैंडल नहीं कर पा रहे अभी तक। तो जब तक पॉपुलेशन को किसी तरीके से कंट्रोल, जो तरीके से बहुत से मौजूद है दुनिया में, लोगों ने अप्लाई की, हमारे यहाँ भी लोगों को समझना पड़ेगा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना डज नॉट मीन यू आर गेटिंग क्वालिटी। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह पानी को अब देखिए, कई दफ़ा मुझे अफसोस होता है, मैं गुजर रहा होता हूँ, लोग
बड़ा सारा पाइप लगाया तो गाड़ी धोए जा रहे होते हैं, हालांकि वो बहुत थोड़े पानी से धुल सकती है। हम वॉशरूम जाते हैं बिला वजह टूटी खुली होती है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है और ये फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, अब रहेगी बात फसलों की। फसलों में आपको मैं बताऊं, क्लाइमेट मैटर्स, चाहे कोई भी फसल है। अब फ़र्ज़ करें आपने गंदम लगाई, ठीक है। अब पिछले साल गंदम लगी, हमने एक इंटरवेंशन दिया कि आप गंदम को आप 30 नवंबर या इससे पहले लगा लें, क्योंकि हमें ये पता है कि 20 नवंबर के बाद हर रोज़ 2 से 3 किलो गंदम खेत की प्रोडक्शन में कम होनी शुरू हुई थी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था हमें रस्ट का था। तीसरा ये था कि लॉजिंग होती है, लॉजिंग, तूफान आया लॉजिंग होगी, उसका बेनिफिट लोगों को। 23 मार्च को 21, 22, 23 को बड़ा शदीद तूफान आए, यालाबारी, सारा कुछ, हमारी 80% हमारी गंदम लॉन्च कर गई। अच्छा। और हमें मतलब सच्ची बात है, मुझे तो नींद नहीं आई उस रात की, ये पता नहीं अब होगा क्या। मैं सुबह 8 बजे खेतों में निकल गया देखने के लिए। अच्छा। छुट्टी थी उस दिन हालांकि, लेकिन जब रिजल्ट आया हमने देखा गंदम को, तो हमें लगा कि नहीं ये बच गई है। जितनी भी लॉजिक अल्लाह ने करम किया काफ़ी। अल्लाह ने करम किया। वो मतलब बारिश 3 दिन हुई, ज़्यादा अगर फ़र्ज करे 2 दिन और हो जाती तो शायद डैमेज बढ़ जाता। अच्छा। इसलिए क्लाइमेट पोल्यूशन, क्लाइमेट में जो हम मतलब दरख्त काट रहे हैं, हम ग्रीनरी कम कर रहे हैं, हम अपना रोल अदा नहीं कर रहे, हम हर जगह गंदगी फैला रही है, सारी चीज़ें क्लाइमेट को डैमेज करती हैं। और ये हमारी ज़िंदगी को मुतासर ये हमारी ज़िंदगी को देखिए हर चीज़ को मुतासर कर रही होती है। इवन मतलब हम जरी जहरें बेतुकी इस्तेमाल कर रहे हैं, बेतुकी खाद फेंके जा रहे हैं। कोई हमारा लोग इस पे नहीं सोचते कि भाई देयर इज लिमिट फॉर एवरीथिंग, कि आप जब ये इतनी ख़राब करेंगे वो पूरा जाके आपका इकोसिस्टम ख़राब करेगा, आपकी पूरी इन्वायरमेंट ख़राब करेगा, और एट द एंड द डे आपकी क्लाइमेट ख़राब करेगा। ना आपकी फसलें बचेंगी, ना घर बचेंगे, फ्लड आ जाएंगे, सुनामीज आ जाएंगी, पानी ऊपर हो जाएगा, शहर डूब जाएंगे, एवरीथिंग। पर देयर इज समथिंग इज हैपनिंग, लोगों को समझना चाहिए। इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बड़ा शदीद दुनिया में है, वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। एवरीबॉडी इज फीलिंग देयर मे बी सम ड्राफ्ट, देयर मे बी सम फ्लड्स। कहते हैं कि ऐसी कुछ डिकेड्स आने वाली, समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद द, कुछ भी हो सकता है, होने वाला है। तो आई थिंक क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। इस पे वैसे गवर्नमेंट का फोकस नज़र भी आ रहा है जी, कि हम जो हमारी जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनसे किस तरह बचा जा सकता है। ये फरमाएं कि आप, क्योंकि सेक्टरी एग्रीकल्चर है ना जी, पूरा एग्रीकल्चर को आपने देखना है, तो काटन और वीट पर आपने ख़ास तौर पे फोकस किया, लेकिन हम दालें इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे माशत पर एक बड़ा दबाव है। और ज़ाहिर है अगर हम बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो पहले तो दाल से गुजारा हो जाता था, लेकिन वो दालों की इंपोर्ट की वजह से वो दालें भी बस से बाहर हो गई। तो दालों को फोकस नहीं किया जा रहा, और क्या हमें इसमें मसला क्या है कि हम बाकी फसलें उगा लेते हैं, दालें क्यों नहीं उगा पाते? देखिए, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। अच्छा। आप किसान को, मैं समझता हूँ किसान बहुत समझदार है आज के दौर, हर दौर का ही रहा है, कोई सदियों से किसान काश्तकारी कर रहे हैं। जिस तरह आम बिजनेस है ना जी, इस तरह किसान भी एक आम बिजनेस कर रहा है। अगर उसका जो भी होल्डिंग है, अगर उसका सस्टेनेबिलिटी नहीं देती, अगर वो उससे गुजारा नहीं कर सकता, वो फसल क्यों काश्त करेगा जिसमें उसे लॉस है। अब देखिए कॉटन है, कॉटन का अगर लॉस होगा तो कॉटन के अलावा कोई फसल पूरा नहीं कर सकती। गंदम में हो जाएगा, अगले साल ही गंदम पूरा कर देगी। बाकी इसी तरह गंदम में, अगर इसको गंदम को कंपेयर करें दालों से, तो वो मतलब उसका मसला है, वो इतनी वैल्यू मतलब वाइबिलिटी नहीं है, उसकी कम है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमें अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स, सनफ्लावर का किया है, ऑयल की तरफ फोकस है, दालों पे भी जारी किया है। गवर्नमेंट जो है ना वो मैक्सिमम पॉसिबल कर रही है कि वो जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो, और ताकि इन चीज़ों, दालों की तरफ, सनफ्लावर की तरफ, ऑयल की तरफ आए। अभी देखिए अब गवर्नमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स इन चीज़ों में फोकस इस दफ़ा आ रहे हैं। तो आई होप कि अब दालें आस्ता आस्ता, जब आपका इनपुट कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगा तो किसान देखेगा प्रॉफिट रेंज ज़्यादा, तो डेफिनेटली शिफ्ट होगा इधर। ये इनपुट पर बात करेंगे हम, मेरा ख्याल है ये ज़राई मदाखिल जितने भी हैं सारों पर एक दफ़ा बात करते हैं, ताकि अंदाज़ा हो काश्तकार को। काश्तकार भी आपसे बहुत जानना चाहते होंगे, और आपका अब फोकस क्या होगा उसको भी समझना चाहते होंगे। एक सवाल ये है कि आपने जैसे अभी जिक्र किया कि पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से आपने बड़ा काम भी किया है, और गैर ज़रूरी जो स्प्रे हो रहे थे उसको रोकने के लिए भी आपने काम किया। तो जो ज़राई स्प्रे बनाने वाली कंपनियां हैं या बेचने वाली कंपनियां हैं, वो तो आपसे नाला होंगी इस सारी सूरत हाल में, स्प्रे कम हो गए? मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं, हमारे साथ तो राब्ते में रहते हैं आसिम मजीद साहब, बल्कि हमारी टीम का मेंबर हैं वो। ठीक है। ये सारा जो हमने IPM बनाया शुरू से, हमने PCPA के नोटिस में था, हमने उनसे डिस्कस किया, क्रॉप लाइफ को हमने इनवाइट किया, उनसे डिस्कस किया, तो तमाम स्टेक होल्डर को हमने तो लिया है ऑन पेज। ठीक है। हमने कॉन्फिडेंस में लिया है।
उसको ऑन बोर्ड लेने के बाद हमने किया, और अभी भी आसिम मजीद साहब हमारी मीटिंग का रूटीन का हिस्सा है। मुझ तक ये फीलिंग ये ज़रूर है कि लॉस तो हुआ है, ठीक है, लेकिन हम उसे लॉस नहीं समझते, क्योंकि तमाम ये PCPA ने कॉन्शियसली ये बात डिस्कस की कि अगर कपास बचेगी तो हमारा बिजनेस भी बचेगा। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा दे एग्रीड, हमने तो 60 दिन कहा था, हमारा जो प्लान है उसमें 50-60 दिन हमने कहा ना करें स्प्रे। उन्होंने कहा जी 90 डेज ना करें, अगर कपास बच जाएगी तो हम अगले साल बेच लेंगे। दैट वाज वेरी गुड एटीट्यूड। तो मेरे इल्म में ऐसा नहीं है, अगर कोई किसी इंडिविजुअल्स को बात कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन कलेक्टिवली मेरे इल्म के मुताबिक यही है कि वी आर ऑन द सेम पेज। ओके, अच्छा, IPM आपने लॉन्च किया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, और मेरा ख्याल है पहले भी डिस्कस होता था, पता नहीं साइंटिस्ट इसको क्यों नहीं अप्लाई कर रहे थे, या उनके इल्म में था और वो चाहते थे कि भी इसी तरह स्प्रे होते रहें। हमें एक तो ये बताएं कि ये IPM है क्या, और इसका जो मैसेज था आप सारे किसानों तक पहुंचा पाए हैं या लिमिटेड तक पहुंचाए और आगे इसको फोकस करना है? हाँ जी, IPM पहले है क्या? बेसिकली IPM कोई मैजिक नहीं है, कोई नई टर्म भी नहीं है। ये 1970s में फर्स्ट टाइम अमेरिका में इम्प्लीमेंट हो गया था। अभी इस वक्त दुनिया में कॉटन की बात अगर हम स्पेसिफिक करें, जो कि कॉटन पे मुझे ज़्यादा स्टडी करना पड़ा, हमारी बाकी फसलें ऑलमोस्ट ठीक थी, ये वाहिद फसल थी जो नीचे नीचे क्रॉप चली जा रही थी। तो मैंने पिछले साल जब आए थे तो हमारे एक चैलेंज था, तो लिहाजा इस चैलेंज को लेते हुए मैंने फोकस ज़्यादा इस पर किया। तो मेरे लिए हैरानकुन था कि चाइना में भी किसी हद तक मतलब 2-3 IPM आ चुके हैं, अमेरिका में तो मुसलसल 1970 से चल रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं। असल में IPM में, और इस वक्त आप देखें 3 सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम दुनिया में चल रहे हैं, बड़े 3, बस छोटे मोटे बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं उनके। एक है कन्वेंशनल सिस्टम में ये होता है कि आपने क्रॉपिंग की, पेस्ट आ गया तो आपने उसे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से हैंडल करना है। इट्स ओके, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए बहुत, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हुए कि रिजल्ट अच्छे आते आते वो पेस्ट जो है वो रेजिस्टेंट हो गया, और जो आपकी फूड थी उसमें रेजिडुअल इम्पैक्ट बढ़ गया, जो केमिकल रेजिडुअल उसमें थे ज़्यादा बढ़ गए। दूसरा मॉडल जो है वो ऑर्गेनिक का है कि आप कंप्लीट केमिकल फ्री कर दें। ठीक है, मैं अगरचे इसके हक में हूँ, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिकली पता है कि 34% प्रोडक्शन कम हो जाती है कन्वेंशनल से, अच्छा, ऑर्गेनिक की। अच्छा, ऑर्गेनिक इसीलिए प्रीमियम भी उसके साथ दिया जाता है, दुनिया जहान में बड़ा लाइक किया जाता है। पर प्रॉब्लम इस दिस, हमारे खैर एक प्रॉब्लम तो ये है कि उसकी प्रोडक्शन कम होती है। हमें तो पहले ही शॉर्टेज का दुनिया को प्रॉब्लम है, इसलिए ये मसला है। हमारे कंट्री के हद तक देखें तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है ऑर्गेनिक का, मतलब ना स्टैंपिंग है, ना अदारा है, ना कोई इस तरह की कोई चीज़ है, ना ऑडिटर है, कुछ भी नहीं। प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, उनको हम इस कानून साजी की तरफ ला रहे हैं, हम बना रहे हैं, और वर्क जारी है, इंशाल्लाह उस पर हम लॉ लाएंगे। और तीसरा जो मामला, जो तीसरा हमने जो इसमें देखा कि IPM तीसरा मॉडल दुनिया में अडॉप्टेड है। अच्छा, इसमें और कन्वेंशनल में फ़र्क ये, कन्वेंशनल में आपने पेस्ट नज़र आया, आपने पेस्टिसाइड कर दी या इंसेक्टिसाइड कर दी। इसमें आपको पेस्ट इंसेक्ट नज़र आया, आपने कहा ओके व्हाट आर द वेज। मतलब मैं एक पेस्ट मिसाल दूंगा ताकि क्लियर हो जाए बात। पिंक बॉल वॉर्म, गुलाबी सुंडी हमारा सबसे बड़ा मसला, इवन इंडिया में इस दफ़ा बहुत खराबी मचाई है, इसने तबाही मचा दी है कपास की काश्तकारों की। बेचारे यंग लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुझे दुख होता है, यार इंसान है। तो हमारी जो लास्ट पिक होती है कॉटन की, जब भी हो, असल में इसकी 4 जनरेशन सामने आती है। फर्स्ट आती बहुत अर्ली आ जाती है, वो सुसाइडल होती है मूमी तौर पे। सेकंड आती है तो वो थोड़ा बहुत हमारे फ्लावर्स में घुस जाती है, वहाँ रोजेट फ्लावर बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड आती है वो टीनों में आती है, वो निकल जाती है क्योंकि उसने रीजनरेट करना होता है, वो थोड़ा डैमेज करती है। जो ये बड़ा डैमेज तीसरी जनरेशन करती है। चौथी जनरेशन जो आती है वो अक्टूबर में आती है, जो आने वाली है, इन दिनों आप फील्ड में मौजूद है इन दिनों। ये जनरेशन निकलती नहीं है। अच्छा, ये टिंडे के अंदर, बॉल के अंदर बैठ जाती है, वो सॉफ्ट, उसको घर बना लेती है, उसको खाती रहती है और सो जाती है, उसके साथ ही नरम सॉफ्ट उसका बैठ, अगली फसल के लिए तैयारी वो 6 महीने सोई रहती है। अब मसला क्या, हमारा किसान क्या कर रहा है, हमारी मजबूरी भी है, वो छड़ियाँ काटेगा, मैं भी काट के ले जाऊंगा, आपकी सारे ले जाएंगे। हाँ। लेकिन किसान को वहाँ चाहिए इसे मैंडेटरी करे, कोई छड़ी उसके बॉल के साथ ना जाए, बॉल रिमूव इस पे अभी डिटेल से बात करेंगे, जरा एक ब्रेक ले लें। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन।
साकिब साहब, आप गुलाबी सुंडी के हवाले से बात मैं कर एक रहे स्टेप थे। बता रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि अब गुलाबी सुंडी को भी आईपीएम के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है या वो अभी मैं आज़ाद है उसी वो तरह? सवाल आप थोड़ी देर इसके बाद में बताता हूँ, पहले मैं वो बात क्लियर कर लूँ कि आईपीएम होता क्या। तो अब उसके बाद हमने एक स्टेप तो ये हो गया। सेकंड, हमने देखा इस साल और के अल्टरनेटिव होस्ट हैं। मतलब भिंडी तोरी है, ये पिंक का अल्टरनेटिव होस्ट है। भिंडी तोरी वाइट फ्लाई का भी अल्टरनेटिव होस्ट है। भिंडी तोरी मीली बग का भी है। ये गुलाबी सुंडी का भी अल्टरनेटिव? यस, ये भिंडी और तोरी? यस, ये इस साल हमारे सेक्रेटेरिएट के साइंटिस्ट जो पहले मैंगो रिसर्च में थे, हमने उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी लिया, उन्होंने रिसर्च की। उन्होंने कहा सिर्फ पहले मोनोफेगस नहीं रहा अब। अच्छा, ये उन्होंने बकायदा पूरा पेपर लिखा, छपा इंटरनेशनल, वो मौजूद है हमारे पास, वो रेफरेंस है। तो इसके अलावा आपका सिरस का ट्री है, ये भी वाइट फ्लाई का होस्ट है। ये कई जड़ी बूटियाँ ले पखड़ा वगैरह, ये वाइट फ्लाई का भी होस्ट है और मीलीबग का भी होस्ट है। तो हमने इस साल ये भी काम किया कि होस्ट के खिलाफ काम किया बहुत सारा। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा, उसके बाद अब देख, अभी तक हम पेस्टिसाइड पे नहीं गए। तीसरा, उसके रोजर फ्लावर जब बने, हमने कहा यार इन्हें तोड़ लो, पलक करके ज़मीन में दफन कर दो, पेस्टिसाइड ना करो। किसानों ने हमारी बात मान ली। अब वो कितनी माने बाद में बताता। ठीक है। उसके बाद चौथा अगला स्टेप था, अब वो टीनों में आना शुरू हो गया। जब टीनों में आया ना और अगस्त में नज़र आया बढ़ता हुआ, तो बड़ी एक नेचुरल सी बात थी कि अब तक पेस्टिसाइड के बगैर आपने 90 डेज गुजार लिए। ठीक है। 60 का टारगेट था, अब क्या किया जाए। तो इसमें हमारे सारे साइंटिस्ट ने कहा कि देखिए पिछले सालों में जो हम भी उसमें ज़ाहिर साइंटिस्ट के साथ बैठ के मीटिंग करनी, तो समझे आधे साइंसदान हम भी बन जाते। तो सब ने कहा, मुतफिका एक ओपिनियन थी कि हमें अब पेस्टिसाइड को रिकमेंड करना चाहिए और कंजेक्टिव करना चाहिए। अच्छा। हमारे एक दो जैसे डॉक्टर अरशद और एक दो और लोग थे जो इसके खिलाफ थे, वो, लेकिन वो एक दो का होना अलग था, बाकी सारी मेजॉरिटी अलग थी। तो मेजॉरिटी वोट के साथ हमने डिसीजन किया 3 कंजेक्टिव स्प्रे का। अच्छा। जब वो पिंक के ऊपर हुए, उसका रिजल्ट बैड साइड इफेक्ट ये निकला। हमने भी कर दिया, CCRA ने भी कर दिया। साइड इफेक्ट ये हुआ कि पिंक भी बढ़ गया और वाइट फ्लाई बढ़ गई। अच्छा, कम होने के बावजूद? बदकिस्मती इस वक्त डॉक्टर साहब ये है, मैं मतलब अपने जो कंपनीज हैं, हमारे बड़े मोहतरम लोग हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारा मुल्क चलता है। मैं उनसे, उनको मैं ये नहीं कहता वो जान के करते, जो उनको बाहर से जो मिल रही है प्रोडक्ट ला रहे हैं, लेकिन सादा सी बात। रिकमेंडेशन गलत थी या वो दवाई की एफिकेसी का? सर मैं अर्ज करता हूँ, वो इस वक्त ना वाइट फ्लाई पर कोई दवाई 75% इफेक्ट कर रही है जो मॉर्टेलिटी देनी चाहिए, ये ना पिंक पे कर रही है फील्ड में। अच्छा। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो जितनी पेस्टिसाइड केमिस्ट्री मौजूद है वो इनफेक्टिव है। अब हम क्या, अब जैसे ही पेस्टिसाइड होता है वो उससे क्या होता है, 2 कीड़े मर जाते हैं जो मेन डिफेंस होता है पौधे का। उसके बाद जैसे डिफेंस ब्रेक होता है, फिर पेस्टिसाइड के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आप साइकिल में दाखिल हो जाते हैं। हर हफ्ते आपको पेस्टिसाइड करनी पड़ती है, और वो जब प्रेशर डालती है, स्ट्रेस डालती है, तो बहुत सी फसलें जहाँ पे लोगों ने पहले बोटेनिकल्स नहीं किए थे, हमारे सामने हैं जो डैमेज हुई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो जहाँ जहाँ बोटेनिकल हो गया, 1 या 2 भी हो गए ना, उन्होंने फसल अच्छी उठा ली, ये बड़ी बात। अच्छा, तो वो अभी वो सवाल बाकी रह गया, रिकमेंडेशन की गलती थी या एफिकेसी? रिकमेंडेशन तो जाहिर है, असल में हमारे यहाँ, मैंने पहले अर्ज किया, हमारा जो लॉ है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है। लॉ ऐसा मौजूद है, स्ट्रक्चर जो उसके आगे आता है। लेट अस से अडल्ट्रेशन की डेफिनेशन कानून के मुताबिक ये है कि उसमें मिक्सिंग हुई हो दीगर पेस्टिसाइड्स की, या वो फेक हो, और दूसरी ये बताई जाती है कि उसका जो इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाए, वो भी अडल्ट्रेटेड में काउंट होती है। हमारे पास जितनी लैब्स हैं, ये कई सालों, पिछले 2008 के बाद से हमारे एंटोमोलॉजिस्ट लैब से विड्रा हो गए, जो कर लिए गए, जब वट एवर हैपन, आई डोंट नो उससे क्या सूरत हाल थी, क्यों ये फैसला हुआ। लेकिन उससे ये हो कि सिर्फ केमिस्ट रह गए लैब में। अब केमिस्ट क्या चेक करता है, अब उसके पास सैंपल गया, उसने वहाँ लिखा जी ये 90% इसमें फलां होना चाहिए केमिकल, वो मौजूद है 90%, मुझे ओके, ठीक है। लेकिन उस केमिकल का असर क्या हो रहा है ये डिटरमिन अमूमन नहीं होता कि हमारे यहाँ पास तकरीबन 15,000 पेस्टिसाइड आती हैं मुख्तलिफ, जो हमारे रिकमेंडेड ये आ रही हैं, आती थोड़ी है लेकिन इतनी रिकमेंडेड है। 15,000 में से 1100 का तकरीबन ये टेस्टिंग हुई है। अच्छा, बाकी 2 में ये है कि कानून मौजूद है हमारा, वो ये कहता है कि अगर आप पहले एक ला रहे हैं, उससे सेम केमिस्ट्री है, 5 साल बाद आप कोई भी ला सकता है बगैर टेस्टिंग के। होता ये पहली टेस्टिंग होगी, उसके बाद 10-10 साल टेस्टिंग ही नहीं होती, हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है उसके दोबारा रीटेस्ट करने का। तीसरी कैटेगरी वो है कि अगर बाहर कहीं इस्तेमाल हो रही तो आप ला सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये इशू होता है कि भाई अमेरिका में अगर एक पेस्टिसाइड इफेक्टिव है, ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में अगर या टेम्परेचर डिफरेंट है, सॉइल डिफरेंट है, फसल डिफरेंट है, तो यहाँ पे
भाई डिफरेंट टेम्परेचर में कैसे वो काम करेगी, क्या जो 18 पे काम कर रही है वो 42 पे जब आएगी वो तो डीकम्पोज हो जाएगी, उसके तो नेगेटिव असरात आएंगे। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू इस अरसे में भी नंबर ऑफ पता नहीं इश्यूज है। किसी- फिर आगे सबसे बड़ा ये है जो डीलर बैठा है वो भी 8 पास है, जब ऐसे ऐसे बिठाए उसको हुए भी अंदाजा नहीं। अब हमारा फार्मर बेचारा वो भी ऑलमोस्ट इतना ही जानता है जितना डीलर जानता है। वो क्या करे, फार्मर गया, उसे चिट भी अगर हमने रिकमेंडेशन दे दी, वो लेके गया डीलर के पास। अब डीलर ने कहा ओके ये तो है नहीं है लेकिन इससे अच्छी दवाई है, ये ले जाओ। अब ना डीलर को पता वो किस काम की है, ना लेने वाले को पता, वो आगे स्प्रे उधार का भी एलिमेंट है, उधार का भी उसमें एलिमेंट दवाई है। उधार लेनी हाँ। है, वो जो तो ये देगा सारे वो देगा। फैक्टर है, कोई एक फैक्टर नहीं हम कह सकते कि ये मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उसका एक कैपिटलिज्म में आपको पता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, रेगुलेटर का काम है उसे कंट्रोल में रखे, मैक्सिमाइज तो करे लेकिन किसी और की कॉस्ट पे ना करे। बिल्कुल ठीक है। हम इस तरफ हम जाना चाह रहे हैं और इधर हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आईपीएम आपने लॉन्च किया, इसमें सबसे अहम फैक्टर जो है वो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना था, ये अवेयरनेस जो है और हमारी जो लैग करती है वो हम ये देखते हैं कि यही अवेयरनेस का पहुंचना लैग करता है। और दूसरा जो अहम पहलू है वो इदारों की कोऑर्डिनेशन है। तो ये दोनों बड़े चैलेंज थे कि ये इन इदारों के दरमियान किस तरह राब्ता हो और वो एक दूसरे की रिकमेंडेशंस को जाने और फिर एक जॉइंटली जो है कोई डिसीजन हो और फिर ये जो भी फैसला उधर हो वो किसानों तक बर वक्त और सही अंदाज से पहुँचे। ये कैसे आपने मैनेज किया? आपने सवाल किया, इसमें पूरा घंटा डेढ़ का प्रोग्राम चाहिए सारी बात पे, क्योंकि आपने बहुत मतलब इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि वाकयातन ये बात सच है कि जब मैं इधर आया, हमारा देखें ना आप उसे सूरत हाल क्या थी, यूनिवर्सिटी साइलोज में अपना काम कर रही है, एक्सटेंशन हमारा सोया पड़ा है, जो पेस्ट वार्निंग है वो एक हद तक काम कर रहा है, मेरे पास स्टाफ ही नहीं है, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं वो गाड़ी भी नहीं है मेरे पास, शुरू में कुछ भी वो गाड़ी भी वाटर मैनेजमेंट की मैं इस्तेमाल करता रहा शुरू में, बाद में खैर हमें बजट आ गया तो हमने अपनी प्राइवेट ले ली। तो उस दूसरी तरफ सारे हमारे साइंटिस्ट भी इनर्शिया का शिकार है, फील्ड में जो प्राइवेट है वो भी अपने मखसूस उस साइलों में बैठा काम कर रहा है, उसके साथ भी हमने ये पहले किया कि यूनिवर्सिटीज़ को मैं तीनों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। 2 यूनिवर्सिटी ने शुरू में हमसे बड़ा कोऑपरेट किया, बाद में BZU भी शामिल होगी। ठीक है। एक तो मंसूआ, ये गनीमत है, मैं साउथ के लिए कहता हूँ ये बहुत बड़ी नेमतें हैं यूनिवर्सिटी तीनों ही। अच्छा। और ख़ास तौर पे ज़रूरी यूनिवर्सिटी क्योंकि ज़राअत से हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर शफकत सईद इन लोगों से मुलाकात सारी शुरू में हुई, तो मैंने ये बड़े पैशनेट किस्म के लोग होते हैं ना जो कपास के बारे में, उस तरह के लोग हैं कि यार कुछ समथिंग शुड बी डन, बेशक इस पर हमारे कैरियर पे असर पड़ जाए कुछ भी। तो मैंने कहा अगर ये मतलब हम पहले भी इसी थे में, बेशक कुछ भी हो जाए, पैशन है तो ठीक है, मैंने कहा हम भी पैशन के साथ हैं, यहाँ बैठे इकट्ठे करते हैं। तो इनको बिठाया, डॉक्टर इकबाल बंदेश इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से, हमारे अपने 2 डायरेक्टरेट थे, एक CCRI था फेडरल का, CRI प्रोविंशियल, इनको बिठाया और भी जितने हमारे पास एक्सपर्ट हमें समझ आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमने सेलेक्ट कर बिठा दिए और साथ में बैठ के भाई सारे डिस्कस करो, लेट अस डिसाइड कि हमें करना क्या है। IPM का जो मेन इसमें 3 हमने फिर उसके तरीके अडॉप्ट किए, 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की। पहली स्ट्रेटजी का जो पहला हिस्सा था वो था 50-60 दिन डिले। अच्छा। वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का आइडिया था, डॉक्टर इकबाल बंदेशा। अच्छा। हमने कहा ओके डन। ठीक है। उसके बाद था सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है। ये आइडिया तो हमारा था लेकिन इसमें हमारे पास डाटा नहीं था। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर शफकत सईद से कहा कि आप इस पे वर्क करें और मैं आई अप्रिशिएट हिम वेरी वेल। उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया, मैं अगर होता ना मैं भाग जाता। अच्छा। मेरा कोई सेक्रेटरी होता और मुझे कहता है मैं कहता मुझसे नहीं होता। आप देखिए 50-60 पौधों के नाम हमने दिए कि इनको सबको टेस्ट करो। तो वाइट फ्लाई, क्योंकि हमें समझ आ गई थी शुरू में कि सबसे बड़ा मसला हमारा पिंक है, पिंक का स्प्रे करते हैं, वाइट फ्लाई काबू नहीं होती, लिहाजा हमने कहा वाइट फ्लाई का इलाज तलाश करो। ठीक है। तो पिंक को हम देखेंगे बाद में। तो वो टेस्ट करते चले गए, उसमें से 7 उन्होंने प्लांट्स ऐसे आइडेंटिफाई कर दिए। ठीक है। जो हमारे सामने है कि ये मॉर्टेलिटी रेट भी और रिपेलेंट एक्शन भी इनका। अच्छा। उसमें था कोटतुम्मा था, तंबाकू था, नीम थी, हींग थी, अख थे, 2 और थे, एलोवेरा था, और ये इवन ये आपके ये नहीं होते क्या कहते हैं कि करेले, इसका छिलका, ये तक टेस्ट हुआ। यानी कि आप देखें कि हमने मोरिंगा टेस्ट किया, हमने शीशम टेस्ट किया, हमने सीरस टेस्ट किया, एवरीथिंग जो कीकर टेस्ट किया, जो सामने नजर आ गया ना पौधा दिमाग में आ गया उसे कर लो। अच्छा वो मेहनत तो स्टूडेंट्स इनके माशाल्लाह बहुत काम किया। मैं आई अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे पार्टिसिपेट किया। मैं समझता हूँ कि इन्होंने ज़िंदगी उनके लिए भी स्टोरी बनी, हमारे लिए भी एक बनी। वो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। इन्हीं दिनों में हमारे सामने एक आया, तारिक शाह यहाँ डायरेक्टर थे रेडियो के, अभी भी हैं शायद, तो वो उनका पता चला कि वो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उसकी स्टडी करवाई, बकायदा टीमें भेजी। अच्छा। पता लगा सॉइल भी अच्छी नहीं है और यही तरीके 3-4 चीज़ें मिक्स कर देते हैं। और हमने कहा ठीक है, ये तो यार तजर्बा मौजूद है। 2 टीमें मैंने भेजी, दोनों ने रिपोर्ट्स यही दी। अच्छा। उनकी जो कपास भी अच्छी ही 7 मन से, जिन्होंने पेस्टिसाइड 7-8 किए, वो 7 मन पे रहे, उन्होंने 22 मन उठा लिया। हमने कहा यार ये तो ज़बरदस्त, मतलब हमारे सेम एक ही तरह के हो गए ना।
कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड हो गया। फिर अब मसला था कि फील्ड में कैसे, हमने एक फैसला किया कि हर सर्कल जो है ना, एक मतलब उसमें एग्रीकल्चर सर्कल में एक IPM प्लाट लगाएंगे। अच्छा, अब एक तहसील बड़ी है तो 2-3 सर्कल होंगे, छोटी है तो कम होंगे, जहाँ ज़्यादा मॉडल प्लॉट मॉडल, ठीक है, मॉडल हम लगाएंगे। एक तो हमने ये मॉडल किया, किसानों से हमने कहा यार देखो पैसे वैसे हमारे पास कोई नहीं, हमें गवर्नमेंट ने अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, लेकिन हम देर बाद हमें पता ही असर करेगा, आप हमें करें जी। भी कई लोगों ने ये किया कि जो सबसे वर्स्ट लैंड थी ना, जहाँ कुछ नहीं होता था, ठीक है, मतलब मैं तोसा गया तो उन्होंने बताया हमने वो जगह दी थी जहाँ जंतर उगता था बस, अच्छा, और कुछ फसल नहीं होती, वो उन्होंने हमें दी। हमारे लोगों ने उसी को जिस तरह कहते बताते गए फार्मर को, फार्मर करता गया। इस वजह जो वर्स्ट थी ना, द बेस्ट रिजल्ट वहाँ से आए। अच्छा, हाँ, अच्छा पहुँचना कैसे था, एक तो हमने देखिए मल्टीपल है, ये बहुत एक तो मसला था, एक पेस्टिसाइड के ऊपर बिलीफ मजहब की तरह था कि ये इसके बगैर चल ही नहीं सकती फसल। हमारे लिए बड़ा मसला लोगों को यकीन कराना। हमने इसका पब्लिक नैरेटिव डेवलप किया, जिसमें मैं थैंकफुल टू प्रिंट मीडिया, थैंकफुल टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आपका रोही टीवी ने बहुत बड़ा साथ दिया हमारा, और ये बात पहुंचाने में सारे मीडिया ने मेरा साथ दिया। मैं जाती मैंने इतना मशहूर हूँ आप सोच नहीं सकते। उसके बाद दूसरा हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि तमाम जो नीचे हमारा एग्रीकल्चर अफसर है ना, जिसके नीचे वो IPM है, वो अपने जितने इलाके में लोग हैं ना, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा। अच्छा, उसके ऊपर जो डिप्टी है तहसील का, वो भी अपना ग्रुप बनाएगा जिसमें हर एक की मॉनिटरिंग करे क्या कर रहे हैं, ऊपर डायरेक्टर करेगा, और आखिरी ग्रुप मेरा था। अच्छा, इसमें भी डिप्टी डायरेक्टर तक लोग आएंगे। ठीक है, होता फिर ये था कि डेली जो मूवमेंट थी वो हमें रिपोर्ट हर ग्रुप में हो रही होती थी। ठीक है, फिर वो जो हमारी एडवाइजरी आज जारी हुई, वो शाम से पहले किसान तक पहुंच जाती थी व्हाट्सएप पे, फिर सारी सतह तक पहुंच जाती है। हाँ। अच्छा, उसके बाद हमने एक और काम किया, हमने अखबार इश्तिहार भी दिए। ठीक है, हमने जो सबसे हमारा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ इफेक्टिव था, वो मसाजिद के लाउड स्पीकर थे। अच्छा, वहाँ भी ऐलानात कर, हमने ऐलानात कराए। अच्छा, हमने अपनी गाड़ियों पर लाउड स्पीकर बांध के ऐलानात कराए कि भाई स्प्रे ना करें, हमने कहा मुतबादिल, हर एडवाइजरी की डिफरेंट थी। मतलब शुरू में था डिले करो 60 दिन, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लोगों ने 60 की 70 80 दिन 90 दिन तक निकाल लिए। दूसरा था जो भी एडवाइजरी होती थी जैसे जारी होती थी, अगले दिन फील्ड हमारा एक्टिवली से अनाउंस करना शुरू कर देता था, अखबारों में भी आता था, उधर भी जाता था। सो हमारे पास हमारा जो ग्रुप है एग्री साउथ, उसमें तकरीबन अब 12-13 हज़ार फार्मर्स हैं। अच्छा, बगैर एडवर्टीजमेंट के लोग आ चुके हैं। अच्छा, वो हमें वहाँ भी हम देते थे, फिर ट्विटर अकाउंट भी वो अभी इतना ज़्यादा नहीं लगे, उस पर भी दे रहे थे, फॉलो करते हैं, फॉलो कर रहे थे लोग। हमने हर तरीका जो पॉसिबल था वो अडॉप्ट किया, और वो सारे किए। तो हमें अब जो हमने सर्वे किया तो 95% लोगों ने, हमने हर तहसील में सर्वे कराया, तो 95% लोगों ने कहा कि ज़रात हम तक आया है, हमें इन्फॉर्मेशन दी, हमने नॉलेज और फॉलो भी किया। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने कमाल किया, कामयाब सक्सेस स्टोरी है और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि लोग स्प्रे पर, ज़राई अद्वियात पर जिस तरह बिलीव करते हैं और इसके बगैर उन्हें लगता था कि गुजारा नहीं हो सकता, ऐसी ही सूरत हाल को फर्टिलाइज़र की भी है। और अब फर्टिलाइज़र के हवाले से भी आप इस पे कुछ सोच रहे हैं, लेकिन मैं इसका जवाब लूँगा एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सेक्रेटरी साहब, ये जो सूरत हाल ज़रिए अद्वियात की है, तो फर्टिलाइज़र को भी फोकस कर रहे हैं और इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रॉपर इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, कम होना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही, ज़्यादा होना चाहिए, इस पर भी अब प्लान कर रहे हैं? मैं पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ, डॉक्टर साहब जाना पड़ा फैसलाबाद, तो वो एक मीटिंग थी हमारी इसी प्लानिंग कमेटी की, तो वीट प्लानिंग कमेटी की, तो मैं मिनिस्टर साहब ने लेनी थी, मैं वहाँ पहुँचा, हुसैन जानी के रेस सामने, इत्तेफाक से उन्हें कोई एमरजेंसी कॉल लाहौर से आ गया एंड टाइम पे। ठीक जब मैं पहुँचा वो पता लगा वो तो मूव कर गए, तो मैं आने लगा तो मुझे पता लगा कि वहाँ पाकिस्तान भर के साइंसदान आए हुए हैं। अच्छा, तो खैर मैंने कहा अट्रैक्ट किया होगा आपको? हाँ, मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने कहा मैं तो इन्वाइटेड नहीं, तो डिप्टी डायरेक्टर इत्तेफाक से उन्होंने कहा सर आप आए हमारे साथ। मैं चला गया, खैर मुझे मौका मिल रहा था। मैंने खैर जब ख़त्म हुई प्रेजेंटेशन तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कोई ऐसा आप ही वाला सवाल किया, तो बदकिस्मती से असल में जो मुझे जवाब मिले ना, मुझे एक बात क्लियर हुई कि कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है। अच्छा, और इंडिविजुअली तकरीबन सारों को पता है कि देयर कैन बी डन समथिंग। अच्छा, लेकिन उसे जो है ना एक इस अंदाज से क्योंकि अब देखे ना साइंसदान रिसर्च कर सकता है, ठीक है,
उस रिसर्च को सामने लाना जो है ना वो पॉलिसी मेकर का सामने काम लाना, होता है, इम्प्लीमेंट कराना, वो या वो एक मीडिया का काम है, जो एक उसकी नैरेटिव का काम है। ठीक है। अच्छा, वो खैर हमने उनसे भी कोई गाइडलाइन ली और उन्होंने खैर जो भी उन्होंने हमें बताया, हमने सुनी बातें। मैंने उन्हें सादा कहा, मैंने कहा यार साउथ से आया हूँ, तो साउथ के फार्मर ने मुझे भेजा है, तो बड़े बड़े साइंसर इकट्ठे हैं, तो आप हमें कोई नुस्खा बता दें। खैर उन्होंने कुछ 2-4 बातें बताई, आई एम थैंकफुल टू देम। तो हम अलबत्ता उससे पहले से कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ठीक है। जरी यूनिवर्सिटी अगेन, मतलब तो आपने बड़ा सवाल कर लिया, लिहाजा मैं आपको मायूस नहीं करूँगा इसका जवाब देते हुए। हम इस पर तजर्बात आलमोस्ट हम बहुत से कर रहे हैं। हमें ये समझ आती है कि जो रूट है ना पौधे का, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अच्छा। अभी देखें, जब जब आपकी लॉजिंग क्यों होती है, रूट गहरी नहीं होती। ठीक है। आपके पौधे को खुराक पूरी क्यों नहीं मिलती, रूट डीप नहीं होती। अच्छा। पानी पूरी तरह कंज्यूम क्यों नहीं करता, रूट डीप नहीं होती। आपका विल्टिंग क्यों होती है, खड़े खड़े पौधे क्यों मुरझा जाते हैं, उसकी डीप रूट नहीं होती। नंबर अब मैं गिनता चला जाऊं तो मतलब यूल टायर। हाँ। तो इतने सारे इश्यूज हैं। रूट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आपके सॉइल का जो अंदर है ना सॉइल, उसको इतनी स्पेस दे, उसके लिए एक क्या कहते हैं वो अच्छा इन्वायरमेंट दे उसे, ताकि वो ग्रो करे, डीप जाए। हमारे सॉइल में क्या प्रॉब्लम है, हमारे सॉइल में जितनी भी अब तक लिटरेचर पब्लिश हमारा गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। हमारी सॉइल में फास्फोरस भी मौजूद है, अगर ये थोड़ा है कंपैरेटिवली। पोटाश मौजूद है। अभी आप देखें हमारे रुझान वगैरह में मतलब ये जामपुर में 272 ppm तक मौजूद है पोटाश, मतलब इतना ज़्यादा, वहाँ ऊपर पोटाश और डालते जा रहे हैं। नाइट्रोजन वैसे हवा में। तो मसला, और लेकिन मसला ये होता है, अच्छा जो खाद डालते हैं हम फर्टिलाइजर्स, उसका 80% ज़ाया हो जाता है, 20% पौधा यूटिलाइज करता है। 80% मतलब फास्फोरस है वो ज़मीन में गई, वो फिक्स हो गई उसकी केमिकल रिएक्शन में, पोटाश की वो फिक्स होगी, बाकी चीज़ें फिक्स होगी। मसला ये है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़, वो नीचे जाके क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है, जो जब अपना काम करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीजन खारिज, डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, डिफरेंट एंजाइम खारिज करते हैं, डिफरेंट, उसके रिएक्शन में बॉन्डिंग टूटती है, नीचे जो खाद्य हमारी ज़मीन में मौजूद है। अच्छा अच्छा। अब हमारा मसला क्या, हम केमिकल फ्लड करते हैं फंजीसाइड पानी के साथ। जब फंजीसाइड आपने पानी के साथ फ्लड कर दिया तो क्या नीचे भर गया। अच्छा अच्छा। अगर सिर्फ वाटर आप बढ़ा दें, पानी बढ़ा दें, ज़मीन में क्या होता है, आप मतलब फ्लैट वाटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अमूमी हमारी बदकिस्मती, हम अभी तक ज़मीन को पानी लगा रहे हैं। हमको खिताब कहाँ जा रहे हो, कहेगा ज़मीन को पानी लाने जा रहे हैं, हालांकि हमें फसल को पानी लगाना चाहिए। जब वो एक पूरी आप भर देते हैं ज़मीन, तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सीजन निकल जाती है। जब ऑक्सीजन उन्हें भी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे फंजीसाइड, ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो दुश्मन है उसके पॉजिटिव पौधों। वो जो फंजी के, वो उन पर अटैक करके वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। अब उस अगर आपने खुद से फंजीसाइड डाल दिए केमिकल, वैसे आपने खुद मुका दिया, वरना पानी ने। हमें बेसिकली ज़मीन के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मजबूत करना है। उसके नीचे एक स्ट्रक्चर बनाता है पौधा, माइकोरिजल स्ट्रक्चर होता है उसकी रूट का, उसमें फंजीसाइड फंजाई आ जाती है। वो आगे जाके एक आपको जिस तरह कहते हैं ना कि एक सपोर्ट देती है पौधे को मजीद, वो डीप से पानी खींचती है, डीप से जाके इनको जाके एक्शन करके वो फास्फोरस ये वो खींचती है, पौधे को देती है, पौधा खुराक बनाता है, खुराक बनाते कुछ उसको वापस देता है, कुछ बाकी ले जाता है। ये एक सिस्टम बनता है। जब वो सिस्टम ही ब्रेक होता जा रहा है, तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए, हमने इस पे वर्क सारा मतलब कुछ मतलब डिस्कशन सारा कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी पहले। कुछ हमने वो डॉक्टर खालिद बुखारी हमारे एक बड़े प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं इधर टिब्बा सुल्तानपुर, उनका फार्म मैंने विजिट किया, तो वहाँ एक वो इस्तेमाल कर रहे थे चीज़, गुड़। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये कैसे, आप बगैर पेस्टिसाइड के, बगैर फर्टिलाइजर, उन्होंने कहा जी मैं हर ये ड्रम बनाए हुए हैं, तो मैं गुड़ इनमें डाल देता हूँ, तो वो मैं हर महीने ना इसे वाटर वो फर्टिगेट कर देता हूँ पानी के साथ मिला के। ठीक है। हमने कहा यार चल रही है फसल 8 साल से, तो कुछ तो है इसमें। एक दूसरी एक चीज़ है मुरिंगा, जिसे स्वांजना कहते हैं, उस पर मैं खुद पूरा साल तकरीबन पढ़ता रहा हूँ, समझे। मैं सम छोटी मोटी उसमें मैं कह सकता अथॉरिटी है। तो मेरे पास मुझे पता था उसके अंदर कैल्शियम है, पोटाशियम है, प्रोटीन है, उसके अंदर बोरॉन है, उसके अंदर आप देखें मैग्नीशियम है, आयरन है, उसके अंदर मतलब जिंक है। ये सब वो चीज़ें जो पौधों को चाहिए। हमने इन दोनों का मिला के तजर्बे किए, गुड़ और स्वांजने के पत्तों। अच्छा। और बड़े कमाल रिजल्ट्स आए। अच्छा। मतलब रिजल्ट्स ये है कि ये ज़मीन के अंदर जाके
उन बैक्टीरिया को ज़्यादा तादाद में बढ़ने में मदद देता है। और पहली तो खुद इसके अंदर चीज़ें मौजूद है, पौधे को फौरी तौर पे इनटेक मिल जाती है अपटेक। अच्छा, दूसरी इसके साथ जाके जब ये उसके फर्मेंटेशन इसकी होती है, या इसको मतलब हमने अलग फर्मेंटेशन भी करके देखा और उसमें भी डाल के देखा। अच्छा, जब फर्मेंटेशन होते हैं बैक्टीरिया पैदा होते हैं, आपको पता है जो हमारा दही बन जाता है दूध से, इसके अंदर पैदा होते हैं। वो बढ़ते हैं बढ़ते वो ज़मीन के अंदर जब अपना एक्शन करते हैं तो वो पौधे को सपोर्ट करते हैं, वो तमाम चीज़ें सप्लाई शुरू हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं और बॉन्डिंग टूटनी शुरू हो जाती है इनके अनासर की, एलिमेंट्स की जो इकट्ठे हो चुके होते हैं। अच्छा, तब जाके, और इसमें ये नहीं कि आप खाद ना डालें, अभी डालें, लेकिन इसके साथ हमने जो इसका तरीका अभी देने जा रहे हैं, आपने जो सवाल कर लिया भाई, लेकिन मैं अब मायूस नहीं करूँगा अपने आपके नाजरीन को और लोगों को। हमने इसका ये है कि 5 किलो काला गुड़, अच्छा, जो सस्ता मिलता है, या राब, ठीक है, ये राब जिसे पता नहीं और क्या कहेंगे, मैं तो जा देहाती वैसे आदमी, भी ज़ाय हो जाता है। हाँ वो ज़ाया हो जाता है, वो ले लें। और 5 किलो स्वांजने के पत्ते सब्ज़, अच्छा, उन्हें लेकिन अच्छी तरह वो उसे ग्राइंड कर लें, वो हमन दस्ते के साथ, या उसका ग्राइंडर के साथ जूस निकालें, जो भी है। ठीक, इन दोनों को 100 लीटर पानी के ड्रम में डाल दें। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है, जितना भी टाइम है, मतलब आपके 10 20 15 दिन है, अगर अभी है, अभी तो महीना डेढ़ पड़ा है ना, ठीक है, तो अभी भी बना ले 30 डे उसे पड़ा रहने पर एकड़ के लिए, ये नुस्खा है। उसके बाद जैसे आपने रवनी करनी है ना गंदम की इस साल, जा, उसके साथ आप पानी साथ मिला दें। अच्छा, उससे ये होगा कि ये जाके ज़मीन की, जैसे आप उसके बाद हल चलाएंगे, उसको बैलेंस करिए, सारा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, मिक्सअप होके इसकी फर्मेंटेशन शुरू, मतलब पहले अगर पड़ा है तो फर्मेंटेशन पहले होगी, ये फ़ौरन अपना काम शुरू कर देगा। अगर पहले नहीं है तो कोई 15 दिन ठहर के करेगा। बेहतर यही है कि इसे 30 दिन साए में रख के फर्मेंट कर ले। उसके बाद फर्टिगेट कर दें पानी के साथ। उससे ये होगा कि नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, खादें वैसी डालें जैसे रिकमेंडेड है, कोई कमी ना करें, लेकिन आप जितना डालेंगे वो मेजर पोर्शन जाएगा पौधे को, पैदावार बढ़ जाएगी, उससे पैदावार इंशाल्लाह बढ़ेगी। और हमने प्रैक्टिकली इस पे मकई पे तजर्बे किए हैं। अच्छा, हमारे दोस्तों ने, उनको मैंने टेलीफोन पे कहा तो कुछ दोस्तों ने सिर्फ गुड़ के किए, वो 1 फुट साइज आम दूसरी मकई से कंट्रोल से बढ़ गया उसका, विद 20-30 डेज। अच्छा, अच्छा, और रूट भी उसकी डीप गई, हमने वो भी चेक की। उसके जो हमने एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी में किए, उससे पता चला कि इनको डालने से 30% आपका रूट डीप चली जाती है। 30%, दैट इज ह्यूज। हाँ, बड़ा फर्क पड़ जाएगा 30% पौधे स्टेम आपका ग्रो ज़्यादा करता है, और 30% स्टेम और रूट का वजन बढ़ जाता है। अच्छा, वेट इस, और उसके फंजिस जो फंगस है ना, वो भी बढ़ जाती है। इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि एक्टिवेशन बढ़ जाएगी, और जो आप खाद डालेंगे उसका मेजर पोर्शन इस्तेमाल होगा। आई थिंक दिस विल वर्क। अच्छा, कमाल का नुस्खा दिया आपने। और मेरे ख्याल है और भी काफ़ी सारे नुस्खे आपके पास इसका होंगे। नाम हमने रखा है, हाँ, हमने इसको रजिस्टर कराने की रिक्वेस्ट की है, साउथ ऑर्गेनिक स्टिमुलेंट, SOS। ठीक है, यू कैन stimulant भी है, ठीक है। से सेव आवर सॉइल्स। अच्छा, ये फरमाएं कि अभी हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो गैर ज़रूरी स्प्रे हैं, फर्टिलाइज़र है, उसको रोका जाए। तो ख़ास तौर पे हम सब्जियों में देखते हैं कि सब्जियों में सूरत हाल बहुत ख़राब है, और हम इसी खदशे का शिकार रहते हैं कि जो सब्ज़ी हमारे पास बाज़ारों में बिक रही है, पता नहीं उसके ऊपर बराह रास्त स्प्रे हुआ है, उसकी फ़र्टिलाइज़र की क्या सूरत हाल है, कोई गैर ज़रूरी फर्टिलाइज़र हैं उसमें, और अब लोगों का रुझान आ रहा है ऑर्गेनिक की तरफ। तो आप भी कोई कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, जो सब्जियों के काश्तकार हैं, उनको भी थोड़ा सा समझाया जाए, सिर्फ काटन पर फोकस ना किया जाए, क्योंकि हम जो सब्ज़ी रोज़ खा रहे हैं उससे बराह रास्त हमारी सेहत मुतासर हो रही है। बिल्कुल, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। असल में अभी हमने मैंगो पे भी फोकस किया था, और हमें उसमें 1.8 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन भी आई, और हमारा मैंगो दुनिया में बहुत कम केमिकल के साथ जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक ये बात है वेजिटेबल्स की, इसकी अभी मैंने मीटिंग रखी हुई है। हमारा प्लान इसमें भी है कि इस साल हम भरपूर इंटरवेंशन करेंगे। जहाँ तक बात है ना ऑर्गेनिक की, इसे अगरचे वो अभी मेन स्ट्रीम में आ गया, अभी इस वक्त इसका तकरीबन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो $106 बिलियन की ट्रांजेक्शन है दुनिया में। अच्छा, मेजर जो उसका बेनिफिशियरी ऑफ इंडिया है, हमारा है ही नहीं ना, अच्छी मार्केटिंग कर रहे नहीं हैं। हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास ना कोई अभी लॉ है ऐसा, हमने इस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ना हमारे पास सेटअप है जो मतलब उसको उसकी ऑडिटिंग से लेके सर्टिफिकेशन तक प्रोसेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं। हमारे पास प्राइवेट कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल करती हैं, वो इतनी हैवी चार्ज करती हैं, एक तो 30% प्रोडक्शन कम हो, उसके बाद हैवी चार्जिंग उनकी, फिर हमारी लिंकेज इंटरनेशनल लोकल मार्केट में नहीं है प्रॉपर। हमारा अभी लोग चाह तो रहे हैं, लेकिन अभी हमारा सिस्टम में मार्केटिंग मैकेनिज्म में वो नहीं है ऐसी जगह। अब अमेरिका में आप जाएं तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े स्टोर मिलेंगे, ऑर्गेनिक स्टोर्स,
हमारे यहाँ पे मुझे तो कम ही नजर आया, एक आध दफा मैंने देखा, कोई सब्जी है ही नहीं। की दुकानें और साथ साथ खुली ऑर्गेनिक हैं, लेकिन लिखा कोई होता है ऐसा उसके अंदर, नहीं पता नहीं ऑर्गेनिक है क्या भी या है नहीं। कि हाँ, क्या वो क्या है। या, इसलिए अभी सारा डाउटफुल है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस साल पूरा जोर लगाएंगे ठीक है। कि हम खुराक को, सब्जियों को किसी हद तक जहाँ तक हमसे हो सका हम इसी पेस्टिसाइड से क्लियर और करें, केमिकल ये से। फलों पर भी ये सूरत हाल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ फलों की भी यही असल कैफियत में मसला ये है हमारा कि बायो पेस्टिसाइड हर फसल का, हर कीड़े का हर अलग है। ये जो हमने कॉटन के लिए किया, अभी इसको हमने मकई पे चेक किया, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आपको पता, हम एक्सपेरिमेंट्स हमारे जो है ना, अगर 50 तजर्बे करते हैं तो 40 या बल्कि 45-47 नाकाम ही होते हैं, एक आधी सही होता है। ठीक है। तो मैं वो सारे जो इसके बैक पे नाकाम एक्सपीरियंसेस है वो आपको एक्सपेरिमेंट से नहीं बता रहा होता, लेकिन एक मैं बताऊंगा। ठीक है। अभी आर्मी फॉलवार्म का हुआ, हमने कहा यार इसको टेस्ट करो, यकीन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो हमने फिर विड्रा वो कई जगह टेस्ट करके देखा, जब नहीं फ़र्क पड़ रहा था हम कैसे चले। जब हमारा मसला, हम गवर्नमेंट है, हम कोई चीज़ ऐसी नहीं बता सकते जो हमने टेस्ट ना करी हो, जिसके रिजल्ट हमने ना देखा हो। ये हमसे मिस्टेक हो सकती है कि हमारे पास फील्ड में अच्छे रिजल्ट आए, बाहर नहीं आए अच्छे, वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एक्सपेरिमेंट की जगह होती है। लेकिन ये नहीं होता कि हम बगैर टेस्ट किए कि किसी को कुछ कहें। ठीक है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हर चीज़ के लिए अलग से बायोपेस्टिसाइड रिक्वायर्ड है। 2020 इज़ द फर्स्ट ईयर, अगरचे IPM मॉडल पहले भी पंजाब में अरसे से इसका नाम चल रहा है, लेकिन काम नहीं हुआ है सच। 2020 में फेडरल गवर्नमेंट ने IPM पॉलिसी, पहली दफ़ा IPM और बायोपेस्टिसाइड पॉलिसी जारी की, रजिस्ट्रेशन की। और अभी मैं कॉटन डे पर देख रहा था कि हमारे ये जो मैं किसी कंपनी ने ये जो हमने दिया है प्रेस्क्रिप्शन, इससे मिलता जुलता उन्होंने प्रोडक्ट आउट कर दिया। अच्छा। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं लोगों को। अच्छा। हाँ, इसी तरह मैं तमाम कंपनी, क्योंकि बिजनेस देखिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, गाइड कर सकती है, एडवाइस दे सकती है, बिजनेस तो बिजनेस ने करना है। तो आई वुड सजेस्ट, तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये बायो पेस्टिसाइड को या तैयार करें या ले आएँ। अच्छा। लोकल जब सिस्टम आ गए, इन प्लेस आ गया, तो जब आप लाएंगे या लेके आएंगे, वर्क करेंगे, एप्लीकेशन आएंगे, तो ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्ड करना शुरू कर देगा। हम भी उस पर तेज़ी से काम करेंगे, आप भी हमारा साथ दें। बिजनेस का थोड़ी सी डायमेंशन बदल के ये बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। और जिस मंजिल की तरफ आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक, मेरे ख्याल में बहुत दूर है मंजिल, बहुत टाइम लगेगा हमारी कौम खास तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन उधर हम मूवमेंट करनी शुरू कर देंगे। कम से कम अगर हम चले फुली ऑर्गेनिक ना हो, उसके केमिकल कम भी कर लें, तो यार कैंसर, खाम खा लीवर का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, इम्पोर्टेंसी, नंबर ऑफ थिंग्स आ रही, कुछ तो कमी आएगी इसमें। अच्छा, मैं सर आपसे बहुत सारे सवालात करना चाहता था और वो बाकी हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद है। आखिर में मैं ना आपसे चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है वो काश्तकारी को एक नुकसान का सौदा समझते हुए छोड़ते जा रहे थे, छोड़ते जा रहे भी हैं। बहुत सारे नौजवान जो है इस तरफ आने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन इवन उन्होंने एग्रीकल्चर की तालीम हासिल की और इधर नहीं आ रहे कि शायद ये घाटे का सौदा है। तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, इसमें कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे आएँ और इसी में से रास्ते तलाश करें, इसके हवाले से कुछ कहना चाहें? सर, जो नौजवान है ना, ये हमारे मुल्क का असासा है। तो मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि आप बिल्कुल इसको ना सोचें इस एंगल से। बदकिस्मती ये है, चूँकि हमारे जो स्ट्रक्चर है वहाँ से ग्रेजुएट्स निकलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे मास पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, फिर वो इतने सीनियर लोगों के सामने उन्हीं के मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। तो होना ये चाहिए कि आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, कम फॉरवर्ड। अभी हम एक वर्क कर रहे हैं, अभी हमें भी पता हुआ ये है कि पिछले पाकिस्तान बनने के बाद अब तक 62% तक हमारा जो स्मॉल लैंड होल्डर चला गया, उस वक्त 30 के करीब था। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया स्मॉल लैंड होल्डर। आपके ख्याल में पोटेंशियल है काफ़ी? मैं अर्ज करूँ, हमने 1 एकड़ पर तजर्बे भी कर रहे हैं कि 1 एकड़ को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक कुछ ना कुछ हम बता देंगे। इंशाल्लाह ज़रूर जी। साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तशनीगी बाकी है। इंशाल्लाह फिर इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।